नमस्कार दोस्तों, स्त्री काल के YouTube चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं मनोरमा और आज हम लोग फिर एक समसामयिक मसले पर बात आज करेंगे नेशनल हेराल्ड की, जहां इस केस के बहाने राहुल सोनिया पर निशाना साधा जा रहा और ये निशाना राहुल और सोनिया गांधी पर नहीं, विपक्ष की आवाज पर हमला है। और मोदी शाह राहुल गांधी जब जब सवालों के साथ मुखर होते हैं तब तब असहज होने लगते हैं और तब उन्हें याद आता है ईडी और ईडी के साथ विपक्ष पर कार्रवाई, खासतौर पर राहुल सोनिया गांधी पर। वो तमाम जो है पिछले सालों में उन पर लगातार जो है इस बहाने चोट करने की कोशिश की जाती रही है। तो आज हम उसी पर बात कर रहे हैं और इस चर्चा को शुरू करने से पहले थोड़ा सा ये मामला को समझ लेते हैं। ईडी ने सोनिया गांधी, राहुल गांधी, रॉबर्ट वाड्रा, सैम पित्रोदा और सुमन दुबे के खिलाफ नेशनल हेराल्ड अखबार और एसोसिएट जर्नल लिमिटेड एजेएल से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग केस में पिछले दिनों एक चार्जशीट दाखिल की है। और ईडी का आरोप है कि इन लोगों ने 988 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग की है। यानी गैरकानूनी मनी लॉन्ड्रिंग मतलब गैरकानूनी तरीके से कमाए गए पैसे को छुपाने का ये मामला है। और इस मामले में इसी 9 अप्रैल को प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत एक शिकायत दर्ज की गई थी। इसमें सोनिया गांधी को आरोपी नंबर 1 और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को आरोपी नंबर 2 बताया गया है। इस मामले की शुरुआत सुब्रमण्यम स्वामी ने की थी। 2012 का ये मामला है संभवतः, या 2010 का है, जब उन्होंने अनियमितता और इन सबसे संबंधित और सोनिया गांधी, राहुल गांधी और तमाम लोगों के जो मैंने नाम लिए उनके मार्फत नेशनल हेराल्ड की जो संपत्ति है उसको 50 करोड़ में, जो कि जिसका बाजार वैल्यू वो कह रहे थे 2000 करोड़ के आसपास की, उसको जो है वो मतलब इन लोगों ने अपने लाभ में लिया है। इस तरह के आरोप थे। इस सिलसिले में सोनिया गांधी से 2022 में भी जो है वो सवाल किए गए थे। 100 से ज्यादा सवाल उनसे किए गए थे। राहुल गांधी से भी सवाल किए गए थे, तमाम पूछताछ की गई थी। और 2015 से संभवतः वो इस मामले में जमानत पर हैं और उनको जमानत मिली हुई। तो अभी इस मामले में आगे और जो कार्रवाई होती है निर्भर करेगा। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने इसको लेकर के देश भर में ईडी के दफ्तरों के बाहर 16 अप्रैल को प्रदर्शन किया था। और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने दिल्ली में जो है 24 अकबर रोड स्थित ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के ऑफिस के बाहर भी प्रदर्शन किया था। और उन्होंने इसके लिए भाजपा सरकार की निंदा की थी कि ये प्रदर्शन ईडी का इस्तेमाल भाजपा जो है वो वेनेडेटा पॉलिटिक्स के लिए कर रही है। और सरकार का ध्यान जो अभी जनता के मुद्दे हैं उससे हटा करके जो है कांग्रेस को परेशान करना है या व्यक्तिगत रूप से कांग्रेस को टारगेट करना है, इस तरह का। तो अब इसी सिलसिले में शनिवार को यानी कि कल कांग्रेस की एक महत्वपूर्ण मीटिंग हो रही है। और इस मीटिंग में पार्टी के महासचिव और अन्य प्रमुख नेता शामिल होंगे। आगे की रणनीति पर चर्चा होगी। नेशनल हेराल्ड के मामले में आगे की रणनीति की चर्चा होगी और सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन की योजना बनाई जाएगी। और उसके अलावा और भी इस मामले में जो है जो केसी वेणुगोपाल है, कांग्रेस महासचिव, कांग्रेस के जो है वो महासचिव हैं, उन्होंने एक नोटिस भी जारी किया है। इस नोटिस के मुताबिक जो है वो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे इस मीटिंग की अध्यक्षता करेंगे और आगे की योजना बनाई जाएगी कि क्या करना है इस मामले में। ये तमाम है। और इनकी योजना है देशव्यापी एक मूवमेंट चलाने का इस पर। तो ये कुल मिलाकर ये सारा मामला है और इस पर हम आगे की बात करेंगे कि क्या है और आगे इससे किस तरह की जो है राहुल गांधी और सोनिया गांधी के लिए किस तरह की परेशानियां खड़ी होंगी। क्या मोदी और शाह कामयाब होंगे राहुल गांधी और खास तौर पे राहुल गांधी की भूमिका को नियंत्रित करने में इस मामले के मार्फत, क्योंकि कांग्रेस की नेशनल हेराल्ड की 661 करोड़ की संपत्ति भी जब्त करने की की नोटिस वो नोटिस भी जारी किया गया है। तो ये जो संपत्ति है वो सरकार के पास रहेगा या क्या इसका होगा, ये तमाम चीजें भी इस पर स्पष्टीकरण ऑलरेडी ईडी के पास है, जो सोनिया गांधी राहुल गांधी ने दिया था कि उस कंपनी के मार्फत
नेशनल हेराल्ड को, जो कि घाटे में चल रही थी, उस कंपनी को उबारने की कोशिश थी, उस अखबार को, उस पब्लिकेशन को उबारने की कोशिश के तहत ये कदम उठाए गए थे। तो इस तरह का मामला था। तो हम आज इसी पर चर्चा करेंगे कि ये जो है पॉलिटिकल वेंडेटा का मामला है, कितना इसका जो है कानूनी वो ठहरता है, कानूनी तौर पर वो कितना राहुल गांधी, सोनिया गांधी के अगेंस्ट में जाता है। सरकार क्या कामयाब होगी तब जबकि बिहार का चुनाव पास में है, उसको ज्यादा वक्त नहीं, और तमाम राज्यों के भी, और मोदी सरकार को घेरने की भी बात है तमाम मसलों पर संसद में भी। तो क्या जो है भाजपा सरकार अपने उस जो है इस ईडी के मार्फत, जो है इस मामले के मार्फत, क्या कांग्रेस के इस जो है या राहुल गांधी की आवाज को, विपक्ष की आवाज को इस बहाने दबाने में कामयाब होगी? हम इसी पर चर्चा करेंगे आज। और हम अपने मेहमानों को अब स्क्रीन पर उनका स्वागत करते हैं। हमारे साथ प्रोफेसर संजय कुमार जुड़ रहे हैं, राजनीतिक टिप्पणीकार, विश्लेषक और प्रोफेसर तो हैं ही वो। साथ में संजीव चंदन जुड़ रहे हैं हमारे साथ, श्रीकाल के संपादक। हमारे साथ मनीष शर्मा जुड़ रहे हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट, टिप्पणीकार और साथ में पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। ओपनिंग टिप्पणी संजीव जी आज आपसे लेते हैं इस मसले पर, और आप इस पूरे मसले को कैसे देख रहे हैं? लंबे, इसका एक टाइमलाइन है, टाइमलाइन शुरू होता है सुब्रमण्यम स्वामी के द्वारा इस मसले को उठाने के बाद से, और उसके बाद से लगातार इसको जो है इसके मार्फत कांग्रेस पर जो है, और राहुल गांधी, सोनिया गांधी, रॉबर्ट वाड्रा, सैम पित्रोदा, सुमन दुबे, इन सब पर जो है, लेकिन ये दो ज्यादा उसके फोकस में रहे, और रॉबर्ट वाड्रा का इस्तेमाल किया जाता रहा है। कांग्रेस की छवि, भ्रष्टाचार, परिवारवाद, ऐसे जो तमाम नैरेटिव भाजपा रखती रही है, उसमें इस मामले को उसके बाद से लगातार केंद्र में लाया जाता रहा है। जबकि अब 10-12 साल हो चुके हैं, इसके बावजूद हम देख रहे हैं कि इस पर कोई उल्लेखनीय कानूनी, अगर मतलब उस तरह का अपराध होता तो ये समय कम नहीं है जबकि इस पर कानूनी कार्रवाई हो सकती थी आगे की। हाँ देखिए मनोरमा, अब ये सुब्रमण्यम स्वामी से मामला बीजेपी की ओर है। अब सुब्रमण्यम स्वामी खुद बीजेपी के लिए सरदर्द बने हुए हैं। वो सरदर्द भारतीय राजनीति में रहे ही हैं अपने तरह के, अलग तरीके से उनका व्यक्तित्व ही अलग अलग तरह के कंट्रोवर्शियल इश्यूज को लेकर रहा। खैर, लेकिन जो ये मसला है, अब तो चार्जशीट दाखिल हो चुकी है और उसका कॉग्निजेंस लिया जा चुका है। तो सबसे पहले तो ये स्पष्ट हो लेना चाहिए कि कोई अरेस्ट नहीं होने वाला है सोनिया जी का और राहुल गांधी का, ऐसा मुझे लगता है। बाकी कानूनन और क्या पोजीशन है, अभी कोई वकील हम लोग इम्पैनल नहीं कर पाए हैं जल्दीबाजी में, लेकिन ये तय है कि एक जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का कि एक बार जब कॉग्निजेंस हो जाता है स्पेशल कोर्ट का, तो अरेस्ट तो कम से कम नहीं होगा। वैसे भी चार्जशीट, सामान्य केसेज में भी चार्जशीट दाखिल हो जाने के बाद अरेस्टिंग की स्थिति नहीं ही बनती, तो ये नहीं होना है। लेकिन इन्हें करना क्या है? तो करना यही है, जिसको कहना बीट द बुश। तो लगातार इनको ये रॉबर्ट वाड्रा, भाई इतने साल से आप हैं, रॉबर्ट वाड्रा को उठाकर जेल में क्यों नहीं डाल रहे हैं? बिल्कुल, क्या वजह है कि आप नहीं डालते हैं? और अब सोनिया गांधी और राहुल गांधी, सवाल ये है कि ये एक ऐसे परिवार पे इस तरह के अटैक कर रहे हैं। पहले तो आपने केस डिटेल बता ही दिया, पहले मैं थोड़ा सा इसके पॉलिटिक्स की बात करूं। जिस परिवार ने अपनी पूरी प्रॉपर्टी, एक समृद्ध परिवार था मोतीलाल नेहरू का, जवाहरलाल नेहरू का, वो देश के लिए डोनेट कर दिया। खुद जिस तरह का जीवन, एक लग्जरी जीवन जीते हुए, लगभग एक पीढ़ी में अर्जित संपत्ति जो है, उन्होंने ये करते हुए और एक सादगीपूर्ण जीवन की तरफ चले गए थे। वो क्या होर्डिंग कर करके रखेंगे? किस लिए रखेंगे? एक बात, सिंपल सी बात है, इसमें कहीं किसी का बेनिफिट का मामला नहीं है। दोनों पक्षों, देखिए मीडिया ट्रायल पे हम लोग जाएंगे नहीं, लेकिन मोटा मोटी जो सामान्य बुद्धि में समझ में आती है बात, वो ये है कि एजीएल से यंग इंडिया को, चूंकि ढालर के यंग इंडिया में सोनिया गांधी और राहुल गांधी बड़े हैं, तो वहां से उसकी प्रॉपर्टी यदि 50 बहुत मार्जिनल उस पर ट्रांसफर हुआ, तो ये एक मसला है। लेकिन बेनिफिट किसको हुआ?
क्या वो सेल किया गया आदि इत्यादि बहुत सारे मसले हैं जो कोर्ट में डील होगा। हम लोग कानूनी जानकार है नहीं, और आज हम लोगों ने कोई उसका एक इकोनॉमिक पैनल भी नहीं लाया है, तो अब उसको छोड़ ही देते हैं, उसको डिसाइड होने देते हैं। लेकिन एक चीज तो समझ में आता है ना कि आप 15 साल से एक केस को बना के रखा है आपने, तो किस लिए रखा है? सबसे ज्यादा मुझे सोनिया गांधी को लगता है, सोनिया गांधी, हम लोग कई बार हम लोगों ने बात की है कि ये देश जो है सोनिया गांधी को जैसे शख्सियत को अपना नहीं सकी। ये वसुधैव कुटुंबकम की बात करने वाली और दूसरे देशों में अपने लोगों के राजनीतिक पदों पे पहुंचने पर एंजॉय करने वाला देश है, जश्न मनाने वाला देश है, तरह तरह का यज्ञ और पता नहीं क्या क्या होने लगता है यहाँ। वो देश सोनिया गांधी को अपने यहाँ एक सेकुलर एंटिटी, हर तरह से आपने देखा कि देश को उन्होंने आने के बाद समर्पित कर दिया खुद को, लेकिन वो लगातार इनके भाजपाइयों के और संघ के लोगों के टारगेट में बनी रहती है। अब पॉलिटिक्स क्या है? एक तो ये है सीधे, और भी दूसरी चीजें रही हैं, गाली गलौज भी खाती रही हैं, क्या सब होता रहा है, आप ये करिए, उसमें इनके मुख्य इंटरेस्ट में है। आप जानते हैं कि किस तरह से नेहरू को लेकर के भी चीजें होती रही, वहां से लेकर के। अब इनका इंटरेस्ट क्या है? तो ये बिहार में चुनाव है आने वाले दिनों में, तो इस परिवार को जितना ज्यादा डिस्क्रेडिट करो उतना अच्छा होगा। आपने जो विषय रखा है कि विपक्ष, आपका विषय है कि लोकतंत्र पे हमला है और विपक्ष की आवाज को दबाने की कोशिश है, तो है यही। गिरफ्तारी तो किसी सूरत में सोनिया गांधी और राहुल गांधी की नहीं होने वाली है, इतनी बड़ी मूर्खता बीजेपी के लोग नहीं करने वाले। यहां तक कि रॉबर्ट वाड्रा तक की भी नहीं होगी, रॉबर्ट वाड्रा भी अरेस्ट नहीं होने जा रहे हैं। तो फिर है क्या? तो ये है कि एक माहौल बना करके रखो, करप्शन के आधार पे आप जो है, एक तो यहाँ बिहार के चुनाव में आप लालू प्रसाद जी को डिस्क्रेडिट कर चुके हो। आप कल परसों हम लोगों ने बात की थी कि हेमंत सोरेन आ रहे हैं, तो हेमंत सोरेन को भी ये लोग डिस्क्रेडिट करने की कोशिश करेंगे शिबू सोरेन गुरु जी के नाते, और अब ये वाला मसले को भी लेकर के ये कोशिश जरूर होगी, इसको जिंदा रखने की कोशिश होगी। देखना ये है कि 25 तारीख को आगे चार्जशीट कॉग्निजेंस लिया है, चार्जशीट पे शायद मुझे लगता है आगे बहस होने वाली होगी। मनोज जी, हमें इस बीच हेमंत सर ने ज्वाइन कर लिया है, और वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक टिप्पणीकार। आपका बहुत बहुत स्वागत है हेमंत जी। दूसरा सवाल आपके पास ही लेकर आते। 2012 में सुब्रमण्यम स्वामी ने इस पर जो है इस मामले को जो है उठाया था, और उसके बाद 2014 में सम्मन जारी किया गया था राहुल गांधी सोनिया गांधी को। 2015 में उनसे सवाल किए गए थे, और इसी पर बाद में उन्हें जमानत मिली थी, और मेरे ख्याल से वो जमानत अभी है। जब तक कि अब नए तरीके से इस पर नहीं किया जाता तो फिर उन्हें गिरफ्तारी तब उसके बाद बनेगा। तो ये है, आप इस मामले को कैसे देख रहे हैं? कितना इसका जो है लीगल आप इसका वो देख रहे हैं, और कितना जो है पॉलिटिकल वेंडेटा है, और उसमें क्या राहुल गांधी सोनिया गांधी को फ्रेम करने में, उन्हें फिर से गिरफ्तार करने, इन सब में कामयाब होगी? और अगर ऐसा करती है तो क्या भाजपा राजनीतिक रूप से इसका नुकसान उसे नहीं होगा? जी धन्यवाद। ये कांग्रेस के साथ जो कुछ हो रहा है अभी, और जो सरकार जो कर रही है, सरकार की जो एजेंसियां कर रही है, उसमें जो लीगल पहलू है उस पर मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, लेकिन कुछ चीजों की चर्चा करके मैं बताना चाहूंगा कि आखिरकार बीजेपी रिजीम में हो क्या रहा है, या बीजेपी रिजीम से पहले क्या हो रहा था। आप याद कीजिए, जब मनमोहन सिंह की सरकार थी तो 2G घोटाले को लेकर के, कोयला घोटाले को लेकर के जिस तरह का माहौल बनाया गया, इवन की उस समय के जो CAG थे वो विनोद राय, उनकी जो भूमिका थी, और उसमें बाद में क्या हुआ। तो एक बीजेपी उस समय वहां विपक्ष में थी और बीजेपी इन मामलों को उठा रही थी। इस करप्शन के मामलों को लेकर के बड़ा आंदोलन, अन्ना का आंदोलन हुआ, और उस आंदोलन के पीछे की तमाम परतें बाद में खुलती चली गई कि किस तरह से एक सुनियोजित आंदोलन था वो, और जिसमें सरकार को डिस्क्रेडिट करने के लिए बहुत सारी एजेंसियां लगी हुई थी। मैं नहीं कहता हूं कि मनमोहन सिंह की सरकार बिल्कुल पाक साफ थी, लेकिन जिस तरह से एजेंसियों का इस्तेमाल करके और एक षड्यंत्रकारी भूमिका में एजेंसियों को ले आया गया था, उससे ये लगता था
कि किस तरह से ये लोग षड्यंत्र करके और जो प्रतिद्वंदी पार्टी है उसके खिलाफ माहौल बनाते हैं। उसके बाद आप इधर आ जाइए, इधर लगातार क्या हो रहा है। इनके साथ अगर आप गठबंधन में नहीं हैं, गठबंधन से बाहर हैं, ऐसे अजीत पवार से लेकर के और नारायण राणे, हेमंत बिश्व शर्मा, ऐसे तमाम तरह के नाम हैं जो धीरे धीरे बीजेपी के साथ चले आए, जो पहले बीजेपी के साथ नहीं थे। हेमंत सोरेन के मामले में क्या हुआ, हेमंत सोरेन पर जमीन घोटाले का आरोप लग रहा था कि हेमंत सोरेन ने रांची के प्राइम लोकेशन को बेच करके अरबों खरबों रुपया जमा किया है। कोई मनी ट्रेल नहीं, कोई जमीन की खरीद बिक्री नहीं, तो घोटाला क्या हो गया भाई उसमें। कोर्ट ने उनको बाइज्जत बरी किया, लेकिन उनको जेल में क्यों डाला गया था? जेल में इसलिए डाला गया था कि बीजेपी चाहती थी कि झारखंड में चुनाव हम जीते और झारखंड में बीजेपी की सरकार बने। मकसद इतना ही था। तो आप सरकार बनाने के लिए और सरकार गिराने के लिए आपने राहुल गांधी से निपटने के लिए उनकी सदस्यता तक ले ली, बाद में उनकी सदस्यता बहाल हो गई। आपने उसमें न्यायपालिका का कैसे इस्तेमाल किया, उन जजों की क्रेडेंशियल आज ये सबके सामने है, जिन जजों ने राहुल गांधी को सजा सुनाई, जिस कोर्ट ने सजा सुनाई। तो ये सारी चीजें देखने के बाद साफ लगता है कि इस मामले में, नेशनल हेराल्ड मामले में, मुझे लगता है कि ये एक तरह से कांग्रेस को घेरने की पूरी कोशिश है। इसमें ऐसा लग रहा है कि क्लैश ऑफ इंटरेस्ट जो है उसमें इन्वॉल्व है और राहुल सोनिया ने कोई बहुत बड़ा घोटाला किया है यंग इंडिया और एजीएल के नाम पर। तो ये मुझे लगता है कि ये पॉलिटिकल वेंडेटा है जो सामने बिहार चुनाव को लेकर के। आप ये देखिएगा कि पूरी जो इसकी क्रोनोलॉजी को आप अगर देखेंगी तो उसमें साफ साफ दिखाई देता है कि जब जब कोई बड़ा चुनाव होता है उस मौके पर राहुल गांधी को, उनके परिवार को और विपक्ष के लोगों को निशाना बनाया जाता है। हम कहते हैं कि ठीक है, आप प्रतिद्वंदी है, राजनीति में प्रतिद्वंदी पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ माहौल बनाती हैं, एक दूसरे के खिलाफ आरोप लगाती हैं, लेकिन ये इस रास्ते पर जा रहे हैं जिस रास्ते का कहीं जिसमें कोई मंजिल नहीं है। आप इस तरह आप ऐसा रास्ता चुनते हैं, लगता है कि जैसे कि अगर आपको मौका मिले तो विरोधियों को आप जेल में सरा दें, उनको फांसी पर चढ़वा दें। रास्ता तो ये है ना। राहुल गांधी के साथ जो कुछ हुआ वो उसमें साफ साफ दिखा कि पूरा बायसनेस सामने आ गया। किस तरह से बायस्ड है पूरा सत्ता प्रतिष्ठान, ये सामने आ गया उस मामले में। तो इस मामले में मुझे लगता है कि जिस तरह से, और सुब्रमण्यम स्वामी तो पूरे भारतीय राजनीति का मैं उनको एक तरह से विदूषक मानता हूं, जो रहते जिसके साथ है उसको गाली देते हैं और लेकिन गाली देकर के भी उनको वहीं बैठ करके मौज भी लेते रहते हैं। तो इनकी राहुल गांधी से मुझे लगता है कि ज्यादा, राहुल गांधी और सोनिया परिवार से इनकी निजी खुन्नस ज्यादा है, पॉलिटिकल लड़ाई से ज्यादा है, उसमें निजी खुन्नस साफ साफ दिखती है। तो ये पूरा मामला मुझे ये लगता है, इसका जो पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन है वो यही है कि इसके जरिए बीजेपी राहुल और सोनिया को घेरने की तैयारी में है। और जो बिहार का चुनाव है उस चुनाव में भी, जैसे कि यहाँ देखेंगे कि आप राहुल ये अब खुलेआम टीवी चैनलों पर जो इनके छुटभइये प्रवक्ता हैं वो चारा चोर का संबोधित करते हैं लालू यादव। सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। ये आप कह दीजिए कि कोर्ट ने उनको अभी ये आरोप उनके खिलाफ आरोप सिद्ध किया और उनको सजा हुई, ठीक है, लेकिन एक राजनीतिक और मर्यादा तो होती है कि आप कैसे बात करते हैं। आप अगर ऐसे देखा जाए, आप बताइए कि क्यों नहीं जो इलेक्टोरल बॉन्ड है उसके मामले में प्रधानमंत्री को और उनकी सरकार को चोर कहा जाए। आप तो संसद के भीतर लोग झूठ तक बोलने की इजाजत नहीं देते हैं। आप कहते हैं कि असत्य बोलिए, झूठ नहीं बोलिए। आपको जो शब्द इस्तेमाल करना है वो झूठ नहीं इस्तेमाल करना है, असत्य इस्तेमाल करना है। तो आप
आप इलेक्टोरल बॉन्ड में कोई कौन चोर हुआ, सरकार ने तो कहा कि ये पूरी तरह से फर्जी है, फर्जीवाड़ा है एक तरह से। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये बिल्कुल इलीगल है। तो जो इलीगल था उसमें क्या कार्रवाई हुई क्या उसमें? इस तरह के मामलों में तो जेल जाना चाहिए था प्रधानमंत्री को, गृह मंत्री को और मंत्रियों को जो इन्वॉल्व थे। क्यों नहीं जाना चाहिए था? लालू यादव के खिलाफ चारा घोटाले में क्या आरोप? सिग्नेचर ही है उसमें, वो वित्त मंत्री भी थे उस समय। क्या उन्होंने पैसे की निकासी की थी? नहीं, कोई निकासी उन्होंने नहीं की थी। उनके यहाँ कोई कैश मिला था क्या? उनके खिलाफ जो आय से अधिक संपत्ति का जो मामला था वो खत्म हो गया, एस्टेब्लिश नहीं हो सका आज तक। लालू यादव की कोई उस चारा घोटाले के दौरान जब उस पूरी सुनवाई हुई उसमें कोई नामी बेनामी संपत्ति जब्त हुई उसमें? कहीं लालू यादव की सजा सिर्फ इस बात पर हुई कि वो उसमें वित्त मंत्री के नाते उनकी जवाबदेही मानी गई। और क्या अगर संदीप जी मुझे करेक्ट करेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं था उसमें आरोप। तो इलेक्टोरल बॉन्ड में किसको सजा हो? कोर्ट ने क्यों नहीं सजा दिया इन लोगों को? तो ये पूरा इसमें कोई शुचिता का सवाल नहीं है, करप्शन से लड़ने का सवाल नहीं है, सवाल है विरोधियों को किसी भी तरह से नस्तनाबूद करने का। उनको उनकी संस्था खत्म कर देना है, उनको उनके खिलाफ गंदे से गंदे ये आरोप लगाने हैं, उस आरोप को लीगलाइज करके उसको प्रचारित करना है, उसमें मीडिया को मिला करके और उसको जनता के बीच में प्रचारित करवाना है। ये मसला है उसमें। ये इनको करप्शन के मामले में और क्राइम के मामले में मैं समझता हूं कि नैतिक रूप से इनको बोलने का अधिकार नहीं है। आप आज बात इस तरह होनी चाहिए कि आखिरकार आपकी नैतिकता कहाँ है? आप एक से एक दंगाई, हत्यारे, करप्ट लोगों को आप अपने साथ रखे हुए हैं, तो कैसी नैतिकता, किस बात की नैतिकता? जी ठीक है। मैं मनीष जी के पास आती हूँ। मनीष जी, सुब्रमण्यम स्वामी की ही बात करते हैं, ठीक है। सुब्रमण्यम स्वामी आज की तारीख में पिछले कुछ सालों में जितने हमलावर मोदी पे रहे हैं उतने तो और किसी पे नहीं। मोदी को तो वो इतने मतलब निम्न श्रेणी के वाक्य वो प्रयोग करते हैं कि मोदी के विरोधी भी कांग्रेस में कोई नहीं होंगे। जिस तरह के शब्द वाक्य आप कभी सुब्रमण्यम स्वामी को सुनते ही होंगे, जो मोदी के लिए जो शब्द यूज करते हैं वो जो उतना तो उन्होंने नहीं किया था। किन्होंने? मणिशंकर अय्यर ने, जिन्होंने नीच कहा था, जिसको लेकर आज तक बोलते हैं। रोज तू तराक करते हैं मोदी जी को, रोज तू तराक करते हैं। वो तो मेरा झोला उठाता था, मेरा बैग उठाकर चलता था, स्टेशन पर मुझे रिसीव करने आता था, मुझे गाड़ी में छोड़ने जाता था, मेरा लगेज उठाता था, सारी बातें। अभी का तमाम तरह के उनकी डिग्री को लेके, उनकी पत्नी को लेकर के जो मतलब उनका मैरिटल स्टेटस है उसको लेकर के, और भ्रष्टाचार को लेकर के, तमाम चीजों को लेकर जिस तरह से मणिशंकर अय्यर मोदी के लिए बोलते हैं, तो अगर ये जो सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर उसके वो सुब्रमण्यम स्वामी, मणिशंकर अय्यर नहीं। कौन? सुब्रमण्यम स्वामी जी, मणिशंकर अय्यर ने नीच कहा था ना मोदी को। अभी जो आप कह रही हैं सुब्रमण्यम स्वामी के बारे में आप कह रही हैं? हाँ, अभी मैं कह रही हूँ तो सुब्रमण्यम स्वामी ने उससे भी ज्यादा जो है निकृष्ट या अपमानजनक शब्द जो है मोदी के लिए पिछले, आप उनके ढेर सारे वीडियोस देख सकते हैं जिसमें वो प्रयोग करते हैं। तू तड़ाक। उसके बाद हेमंत सर ने बता ही दिया, मैं वो नहीं प्रयोग कर रही थी, हेमंत सर ने बता दिया किस तरह की भाषा शैली में वो मोदी के लिए बात करते हैं। तो अब बताइए, सुब्रमण्यम स्वामी अगर यहाँ पर सच है तो यहाँ पर भी तो सच है। वो किसी मोदी के हर एक चीज को वो फेक, झूठा और जो है तिकड़मबाज, सब तरह के शब्द वो इस्तेमाल करते हैं उनके तमाम मसलों पर। हाँ मनीष, आते हैं संजय जी आपके पास इनके बाद। जी मैं देखिए, सुब्रमण्यम स्वामी का जो पूरा व्यक्तित्व है ना, वो बहुत कह लीजिए कि वो अमित शाह और मोदी को लेकर के भी आप एक पॉलिटिकल आलोचना कर सकते हैं, पॉलिटिकल अटैक कर सकते हैं। सुब्रमण्यम स्वामी बहुत ही, मैंने कह लीजिए कि बहुत हर पॉइंट पे वो व्यक्तिगत स्तर पे जाते हैं। कोई वो केवल मोदी के लिए मसला नहीं है, कहीं भी वो बहुत ही कह लीजिए कि बेहद महत्वाकांक्षी व्यक्ति रहे हैं। और उनकी राजनीति का सेंटर पॉइंट रहा है कि वो जो है कानूनी मसलों के जरिए अपने को जिंदगी लिखते रहे। लंबे समय से उनका ये कल्चर रहा है कि किसी बड़े व्यक्तित्व को अटैक करके, किसी बड़े व्यक्तित्व को टारगेट करके
और अपनी अपनी प्रासंगिकता को बनाए रखना, ये उनका एक उनके राजनीति का एक नेचर रहा है। आप देखेंगे उससे पहले भी उन्होंने ये कई बार और किसी बड़े व्यक्तित्व को अटैक करके, लगातार उसको टारगेट करके भी अपने राजनीति में बने रहने का अभी थोड़ा वो चैप्टर भी क्लोज कर दिया है मोदी अमित शाह ने। उनका वो सब चैप्टर भी अब क्लोज हो गया है, वो प्रासंगिकता से ही बाहर हो गए हैं। और इस मामले में भी आपने देखा होगा, ये एजीएल वाले मामले में भी, यंग इंडिया वाले मामले में भी आपने देखा होगा, वो अपने ही केस को लेकर के जो लोकल कोर्ट चला, स्टेट कोर्ट चला, वो हाई कोर्ट में जाकर के उन्होंने खुद ही स्टे ले लिया था उस मामले में। माने इस केस में भी उन्होंने बाद में, देखिए वो सोनिया जी को लेकर के बहुत ही नकारात्मक और बहुत गंदे स्तर किया करते थे, अगर आप ध्यान दें उनको, और बहुत घृणित स्तर पे जाकर के वो अटैक किया करते थे। वहां से वो जो है उनको टारगेट करके भी उन्होंने अपनी राजनीति को एक बहुत लंबे समय तक जिंदा रखा। ये केस का स्टे उन्होंने खुद ही ले लिया था, आप ध्यान देंगे तो 1-2 साल के अंदर ही। बाद में इसको सरकार ने टेक ओवर किया अपनी तरफ से, और अभी वो चला रहे हैं। और ये जो चार्जशीट भी जो हुआ है ना, ये अंतिम दिन था, जो मैंने ये अप्रैल महीना में अगर नहीं करती चार्जशीट तो वो उसका समय ही खत्म हो गया था। ये भी एक तथ्य आप जानिए इस बात को। ये जो चार्जशीट हुआ है उसकी भी एक सीमा होती है। आप अगर हम लोग किसी कानूनी उससे पता करेंगे तो वो समय भी बीत रहा था। मतलब अगर इस महीने नहीं कर देते तो वो चार्जशीट भी नहीं कर पाते। ये चार्जशीट भी की गई है, इसको भी हम लोगों को समझना है। और कानूनी तौर पे भी वो जो कह रहे हैं कि वो मैंने ये जो मनी लॉन्ड्रिंग में जितनी पॉलिटिकल केसेस हुए हैं, पीएमएल जो कानून है उसका जो इस्तेमाल हुआ है, उसका 1% भी कन्विक्शन, आप 1% से भी कम कन्विक्शन है। मैंने अगर 100 केस किया उन्होंने तो 1% से भी वो उसको फाइनल स्टेज तक पहुंचाया। आप अगर इस तरह के इस केस को आप देखेंगे, या अगर उसको और थोड़ा सा वो किया जाए, पॉलिटिकल जो लोगों पे जो केस है, तो उसमें आप देखेंगे कि 99% जो केस ऐसे पीएमएलए के तहत 99% जो केसेज हैं वो प्रतिद्वंदियों के खिलाफ है। मतलब पॉलिटिकल केस का अगर मान लीजिए आप उसमें से निकाल दीजिए, उसका एक आंकड़ा मैं देख रहा था कि उसके तहत जो केसेज किए जा रहे हैं, अब वो कानून ऐसा है जिसमें किसी को जेल में रख सकते हैं। अगर मान लीजिए इस मामले में अगर राहुल को या इस मामले में सोनिया जी को अगर वो ले जाना चाहें पॉलिटिकली, वो उनके लिए बहुत झटका हो जाएगा। वो एक अलग बात है, उस पर अलग से बात किया जाएगा। लेकिन अगर ले जाना चाहें तो लंबी समय तक उसी तरह के केस में आप देखेंगे कि वो झारखंड वाले जो साथी हैं, वो सोरेन जी को, उनको भी वो उस तरह के ही केस में ले गए थे। तो उसमें जरूरत ही नहीं होती है उस तरह का। तो ये ज्यादातर ईडी इसका इस्तेमाल जो है पॉलिटिकल प्रतिद्वंदियों के खिलाफ ही ज्यादा हुआ है, अगर आप इसको ध्यान दें। दूसरी बात ये वो समझनी चाहिए कि बेसिकली देखिए, ये कोई जरूरी नहीं है कि उससे बहुत कोई इनको मकसद पूरा हो रहा हो, कोई इनको ऊपर अभी कार्रवाई कर देने से मकसद पूरा हुआ है। लेकिन ये फासिस्ट कल्चर है, अगर आप यह ध्यान देंगे कि उसको ये क्लेम करने के तरीका है। जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि अमित शाह अपराधी क्रिमिनल किस्म के हैं और मोदी जी थोड़ा क्रिमिनल माइंड के हैं। बात सिर्फ इतनी नहीं है, वो एक फासिस्ट कल्चर है, वो उस काम करने का अपना तरीका है। वो जरूरी नहीं कि कोई लांछन मुझसे कोई मामले जुड़ने जा रहे हैं, लांछन को उसके कोई पॉलिटिकल मामले जुड़ने जा रहे हैं, ये भी बिल्कुल इसका मतलब नहीं है। वो उनकी जो कल्चर है कि जो भी विरोधी है उनको टारगेट करना, लगातार उनके ऊपर अटैक करना, लगातार को हैरिस करना, उनको मिटा देने वाली कार्रवाइयों में जाना। ये एक चीज देखिएगा आप, इसको अगर आप इस तरह के चीजों को अगर आप ट्रम्प पुतिन को जैसे आप देखेंगे, अपने रसिया में आप देखेंगे, वहां तो अब ये स्थिति चली गई, जो विरोधी को मार दिया जाता है। उनका एक बहुत पॉपुलर विरोधी था, आप ध्यान दीजिएगा। ये कह लीजिए कि इस तरह का कल्चर है, कोई विरोध भी जो भी खड़ा होकर दिखेगा भारत में इसमें। बल्कि मनीष जी आपने सही ध्यान दिया, रशिया में तो अभी जो हालत है, कल 5 जर्नलिस्ट को वो किया गया, कन्विक्ट किया गया है। उसके पहले भी एक स्त्री अपने पड़ोसी के बगल में जो झगड़ा हुआ था, तो उस मामले में यूक्रेन के समर्थन में कुछ कह दिया था उसने या कुछ इस तरह का, उस पर उसको जो है लाइफ टाइम जेल दिया गया है। तो अभी तो रशिया का ये हाल है।
वहां आप देखेंगे कि वो किसी में भी बिगड़ गया मामला, और वो जो जिनकी जेल में मौत हुई है, जो बहुत पॉपुलर हो रहे थे, नाम मैं भूल गई उनका, बहुत पॉपुलर हो रहे थे, और वो जो है आप देखिएगा कि कई बार उनके ऊपर अटैक हुए। एक बार तो ट्रेन में एरोप्लेन में थे, अचानक क्या खिला दिया उनको, वहां बच गए किसी तरह। एक और हमला हुआ, किसी तरह बच गए। जेल में जाकर के वो जो है उनकी जो है आप देखिएगा कि मौत हो गई है। तो ये जो पूरा इस दौर में जो देखिएगा, जो ट्रम्प का जो स्टाइल आप देखिएगा, तो ये इसको केवल क्रिमिनल माइंड कहना ये बहुत थोड़ा छोटा हो जाता है। ये बहुत मतलब आप समझ लीजिए कि उसको पॉलिटिक्स में को एक बार बाहर भेज करके फिर से वापस। आपकी आवाज जो है ना वो बहुत साफ नहीं आ रही है, हल्की आवाज फ्रैक्चुएट हो रही है आपकी। आप एक बार बाहर जाके आइए। तब तक मैं संजय जी से बात कर लेती हूँ। और हाँ, आप एक बार फिर से वापस आइए। ठीक है संजय जी, आप देखिए जो भ्रष्टाचार के तमाम मामले उठाए गए कांग्रेस के मामले में, अनफॉर्चुनेट रहा। देखिए चाहे वो एक पूरा का पूरा मोदी सरकार ही आ गई जिस पर मतलब इतना ज्यादा इनको फायदा हुआ, केजरीवाल की सरकार बनी, एक नई पार्टी बन गई, एक नया फिनोमेना, इसकी बात हुई, मूवी बन गया, उसको कहाँ पुरस्कार मिल गया। केजरीवाल पर जो मूवी बनी थी, जिन्होंने बाद में रवीश कुमार पे भी बनाई, इनसिग्निफिकेंट मैन करके जो है, तो ये रहा वो पूरा। और उसका जो उसका अंत में नतीजा जो बाद में क्या साबित हुआ कि वो भ्रष्टाचार हुआ ही नहीं था, जिस पर एक फिल्म बन गई, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सराही गई, जिस पर एक सरकार बन गई, एक नई पार्टी खड़ी हो गई, उसकी पंजाब में सरकार बन गई और मोदी तीसरे टर्म पे सत्ता में आए। ये है उसका हकीकत। कॉमनवेल्थ के साथ ऐसे ही हुआ। 2G जो घोटाला है उसके मामले में, ये तमाम जो भ्रष्टाचार के, तो और यहाँ पर हम देखते हैं इसमें, इस मामले में जो ईडी के पास भी जवाब है। ये कहा जा रहा है कि जो 90 करोड़ रुपए का घाटा हुआ था उसको जो है करने के लिए, ताकि अखबार चल सके, यंग इंडिया नाम से बनाया गया वो एक, उसमें वो भी थे, मोतीलाल वोरा भी थे वो जो है, और इस 50 करोड़ दे करके उसको बेल आउट करने की कोशिश की गई ताकि वो चल सके। हाँ, उसी पर ये कहा गया कि 2000 करोड़ की संपत्ति है जिस पर उनकी जो उन्होंने उस बहाने अक्वायर करने की कोशिश की, ये कुल मामला है। लेकिन इनका जवाब यही था कि इसको चलाने के लिए, इसको वहां मतलब उससे कर्ज से निकाल करके फंक्शन करने के लिए, नेशनल हेराल्ड के लिए ये किया गया था। तो ये आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? और दूसरा ये कि भाजपा, जैसे कि मान लीजिए अभी कई लोग जेल में, आज ही देखा कि जो है फूल माला से स्वागत किया गया हेम्ब्रम का, जो ग्राहम स्टेन्स मामले में 25 साल के बाद जेल से छूट के आया था, जय श्री राम का नारा लगा उसके जेल से बाहर आने पर। ठीक है, 25 साल की सजा वो पूरी करके आया था, अच्छे कंडक्ट पे उसको बाहर किया गया। लेकिन आप सत्ता और इसके जो है उस प्रतीक को देखे, जय श्री राम के नारे लगे, उसको माला पहनाया गया। बिल्किस बानो के मामले में भी ऐसे ही हुआ, माला पहनाया गया था। तो ये, और उसके बाद तमाम इस तरह के एक्टिविस्ट जो एक किताब भी रखते हैं तो उनको जेल में डाला हुआ है, और उनके छूटने की कोई वो नहीं है, चाहे वो उमर खालिद हो, और इस तरह के कई नाम है, गुलफिशा है, कितने लोग हैं जिनको कि जेल में डाल करके सड़ा रहे हैं, और जिनके ऊपर मामला सिर्फ इस तरह का है कि कहीं कुछ नारा लगा दिया हो, कहीं कुछ बोल दिया हो, कोई किताब पढ़ दे, कोई किसी तरह का एक्टिविज्म में वो रहे हो, बस ये है। और दूसरी तरफ ये, आप इसको किस तरह से, क्या भाजपा जो है इसका राजनीतिक नुकसान खास तौर पर, ठीक है इस मामले में जैसे वो चल रहा है, एक सत्ता का जो होता है दमनकारी रवैया वो है, लेकिन अभी इस मामले में हाथ डालने में पॉलिटिकल नुकसान का डर नहीं है भाजपा को? आप सभी को नमस्कार और अपने आउटसाइड पैनलिस्ट को नमस्कार। मनोरमा जी, आपने एक साथ बहुत सारे प्रश्न उठाए हैं। इसमें पहला प्रश्न तो करप्शन को लेकर है, दूसरा प्रश्न आपने पिछले 11 वर्षों में भारत में जो राजनीतिक क्रियाकलाप जिस तरीके से आगे बढ़े कि जो मतलब एंटी सोशल काम कर रहा उसका महिमा मंडन हो रहा है, महिमा मंडन हो रहा है। तो दूसरा प्रश्न ये है। और तीसरा ये कि ओवरऑल कांग्रेस और भाजपा के बीच का जो ये टसल है और भाजपा जिस प्रकार से हमलावर है, ये 3 प्रश्न मुख्यतः जो मुझे बात समझ में आ रही है। सबसे पहली बात तो ये, भाजपा क्या पॉलिटिकली उसका कोई कॉन्सिक्वेंस अब जब कांग्रेस पे अभी जो हाथ डाल रही है, इससे पहले डाला उसका बेनिफिट ले चुकी है, लेकिन इस स्टेज पे लग रहा है कि अब क्या उसी तरह का पॉलिटिकल माइलेज वो लेने में कामयाब अब हो पाएगी?
हाँ, मैं इसी बात पे आ रहा था। सबसे पहले तो ये है कि ओवरऑल जब मैं चीजों को देखता हूँ, समझता हूँ, तो एक्सेप्ट 1 या 2 चुनाव, जैसे वीपी सिंह चुनाव जीते थे 89 में, वो करप्शन के इशू पे जीते थे, लेकिन उसके बाद से करप्शन के बहुत सारे चार्जेस भारतीय राजनीति में लगे हैं तमाम दलों के खिलाफ। उन सब का उल्लेख करना बहुत जरूरी नहीं लगता है। तो दैट मीन्स करप्शन इज नॉट एन इशू इन इंडियन पॉलिटिक्स। एक पहली चीज ये अलग बात है कि इवन करप्ट पीपल वोट अगेंस्ट करप्शन, मतलब ये भी चीज है, ठीक है। भाजपा अगर तुलनात्मक रूप से देखा जाए तो 2014 का जो चुनाव था, भाजपा ने एक प्रकार से एक हाइपोथेटिकल तरीके से चीजों को रखा कि 2G घोटाला हुआ, कॉमनवेल्थ घोटाला हुआ, स्पेक्ट्रम घोटाला, ये तमाम सारे घोटाले, कोयला घोटाला हुआ, और एक हाइपोथेटिकल एस्टिमेशन भी रखा गया। कहीं ना कहीं इसमें विनोद राय भी इंस्ट्रूमेंटल रहे। हुआ नहीं, लेकिन सरकार चली गई, कांग्रेस की छवि जो है वो खत्म हो गई। कुछ ऐसा ही लग रहा नेशनल हेराल्ड के केस में। क्या कोई एक पैसा किसी से लिया गया, किसी को दिया गया? क्या इसका प्रूफ ईडी के पास है? भाई, ईडी ने अगर चार्जशीट दाखिल कर दी है तो दैट मीन्स, और चार्जशीट करप्शन के अगेंस्ट में तो है ना, और कौन सा चार्जशीट दाखिल होगा? कहीं ना कहीं जो पैसे का जो खेल है, यानी पीएमएलए कोड के नियम कायदे कानून के तहत, तो क्या कोई पैसे का लेन देन हुआ है? अभी तक तो ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि कोई पैसे का लेन देन हुआ है। हाँ, आप कहने के लिए 2000 करोड़ नहीं, मैं तो कहता हूँ आप 20,000 करोड़, 50 करोड़ जो है उसको दे करके और उसका मतलब उसको बेल आउट करने की कोशिश किया, उसको फंक्शन करने के लिए ये एक तरह से एक एड किया गया है, और उसके बदले में आरोप लगाया जा रहा है कि 2000 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति है जो 50 करोड़ में ले ली गई है। जी जी, हाँ, वो इस प्रकार की चीजें कही जा रही है कि दरअसल देखिए कांग्रेस ने क्या किया। नेशनल हेराल्ड जो था वो एक अखबार था, नेहरू ने एस्टैब्लिश किया था, स्वतंत्रता आंदोलन के समय 38 में किया था, और बाद में कंपनी बनी थी, एजेल करके बनी थी, एसोसिएटेड जर्नल ऑफ कुछ ऐसे करके बनी थी कंपनी। और इसके बाद, हाँ, इसके बाद वो मतलब किसी लाभ के आधार पर वो कंपनी नहीं बनी थी, ये था कि, और इसलिए उसको करमुक्त भी रखा गया था। इसमें ये बात थी कि जो विचार है, विचारों को इसमें प्रमुखता से स्थान देना है। और नेशनल हेराल्ड चूंकि उस दौर में था जब भारत की आजादी आगे बढ़ रही थी, तो उस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का नाम था, और ये लगता था कांग्रेस को कि नेशनल हेराल्ड जो है वो आगे बढ़ते रहना चाहिए, ये आवाज दबनी नहीं चाहिए। उर्दू में और हिंदी में नवजीवन उर्दू में कौमी आवाज, साथ साथ ये 3 अखबार छपते थे। तो एक देखा जाए तो एक इतिहास रहा है नेशनल हेराल्ड के पीछे। तो कांग्रेस का तो एक स्वाभाविक लगाव होगा ना नेशनल हेराल्ड के प्रति। उन्होंने जो कुछ भी किया उसके पीछे करप्शन जैसी कोई चीज तो मुझे तो नहीं लगती है। एक लगाव रहा है, और वह लगाव उस स्वतंत्रता आंदोलन और उसके विचारों के साथ जुड़ा रहा है। तो उस लगाव को, उस इतिहास को सहेजना, समेटना भाजपा तो नहीं करेगी, कांग्रेस ही करेगी, स्वाभाविक सी बात है। लेकिन जिस प्रकार से ये पेंट किया गया, ठीक उसी प्रकार से 2G, कोयला और कॉमनवेल्थ घोटाले की तरह, और जिस प्रकार से ये मतलब सबसे ज्यादा जो विष जो निकालते हैं, कौन ठाकुर, अनुराग ठाकुर बोलते हैं कि ये कांग्रेस का एटीएम रहा है, इस प्रकार की बातें करते हैं। मतलब ऐसे लोग भी भारतीय राजनीति में और खूब सुने जाते हैं, और लोग सुनते हैं, पता नहीं क्यों, मतलब भारतीय, मतलब ऐसे लोगों को इजाजत ही क्यों मिलती कि वो राजनीति में रहें। मतलब राजनीति का स्तर इतना नीचे जा चुका है। लेकिन खैर, भाजपा ऐसे लोगों को प्रश्रय दे रही है, उनको लगता है कि ऐसे लोगों के सहारे ही उनका वोट बैंक बढ़ता है। लेकिन हकीकत ये है कि इसके जरिए भाजपा को कोई माइलेज नहीं मिलेगा। ये अलग बात है कि परेशान कर सकते हैं, और ये पहली बार नहीं। देखिए, राहुल गांधी के खिलाफ तो इन्होंने बहुत प्रयास कर लिया ना, इनकी सांसदी चली गई, इनके खिलाफ डिफेमेशन केस हो गया, एक साथ 20 केस लाद दिए गए, भारत के विभिन्न कोर्ट में लाद दिए गए।
यानी राहुल गांधी से ज्यादा दुष्चरित्र, चरित्रहीन और इनसे ज्यादा घटिया कोई व्यक्ति हो ही नहीं सकता। भाजपा इस बात को स्थापित करने में लगी हुई है। ये अलग बात है कि आज तक वो सफल नहीं हो पाए हैं। पहले पप्पू बनाए, कुछ दिनों तक चला, ये पप्पू का टैग खत्म हो गया, लेकिन जनता समझ चुकी है कि नहीं, ये भाजपा केवल और केवल, और देखिए भाजपा क्या है ना, ये कॉम्पिटिटर नहीं मानती है, उनको विपक्ष पसंद ही नहीं है। ये सिर्फ राहुल और सोनिया की नहीं है, आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं, इनको विपक्ष का कोई आवाज और कोई नेता पसंद है ही नहीं। वो चाहे हेमंत सोरेन की बात हो, ममता बनर्जी हो, अरविंद केजरीवाल हो, चाहे स्टालिन हो, किसी का नाम आप ले लीजिए। तो आप तमिलनाडु में जो खेल हो रहा है आप देख लीजिए, गवर्नर के माध्यम से आप जिस प्रकार के काम कर रहे हैं, बड़ा मतलब अपने आप में मतलब अजीब लगता है कि आप वहां के सिस्टम को काम करने नहीं दे रहे हैं। दिल्ली में जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल काम ही नहीं आप करने दे रहे थे। तो और इसके अलावा अगर तमिलनाडु में जो मुख्य विपक्षी पार्टी है उसी ने संदेश दे दिया कि आपका चीज यहाँ पे नहीं चलने वाला है और हम गठजोड़ में सरकार नहीं बना सकते उनके साथ मिल करके। चुनाव भले लड़ भी लें लेकिन सरकार नहीं बना सकते आपके साथ, क्योंकि स्टैंड स्टालिन वाला ही रहेगा उनका, परिसीमन पे, त्रिभाषा पे और जो जिन मुद्दों पे उठा रहे हैं, या राज्यपाल की टोका टाकी पे। तो और सुप्रीम कोर्ट ने एक जो बहुत ही बढ़िया स्टैंड लिया है, बड़ी सीधी सी बात है कि भाई आप जो काम कर रहे हैं, गवर्नर के अंतहीन समय तक आप चीजों को अपने पास विधेयक को रखे रहेंगे, आप साइन नहीं करेंगे या राष्ट्रपति के पास उसकी समीक्षा के लिए भेज देंगे या उसके कंसेंट के लिए। हर चीज की एक लिमिट होती है, आइदर यू साइन इट और रिटर्न इट। लेकिन आप पॉकेट वीटो की तरह आप उसको बनाए रखेंगे और कुछ भी नहीं करेंगे तो सरकार तो एक प्रकार से निकम्मी हो जाएगी, वो कुछ भी नहीं कर पाएगी और बाद में आप आरोप लगाएंगे कि सरकार कुछ कर नहीं रही है। यही खेल तमिलनाडु में और यही खेल दिल्ली में हुआ और दिल्ली में ये लोग जीत गए, भाजपा वाले झूठा और ये तमाम सारी चीजें करके ये जीत गए। सुप्रीम कोर्ट ने जो काम किया, जो वाकई सही काम, जो एक लीगल काम, जो संवैधानिक काम है, वो काम इन्होंने किया। तो उपराष्ट्रपति महोदय कूद गए, जो उन्होंने अपने पद के गरिमा का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा और 143 को कह रहे हैं न्यूक्लियर वेपन के तरीके से यूज किया जा रहा है। यानी इस देश में राजनीति नहीं हो रही है, बिल्कुल मजाक सा बना के रख दिया गया। और खास तौर से दुख तब होता है जब उच्च पद पे बैठे हुए लोग और कानून के जानकार, धनखड़ महोदय स्वयं बड़े वकील रहे और वह इस प्रकार की बात करते तो दुख होता है। मुझे लगता है कि इससे भाजपा को फायदा बिल्कुल नहीं होगा, इनको नुकसान ही होना है। और कांग्रेस के लिए परीक्षा की घड़ी है, निश्चित तौर पर यह घड़ी है और ये घड़ी अभी देखते हैं कितने दिनों तक चलती है। कुछ कमियां कांग्रेस की है, निश्चित तौर पर है, उसको देखने समझने की जरूरत है। कांग्रेस के कार्यकर्ता जरूर सड़कों पे उतरे हैं लेकिन उतनी बड़ी संख्या में नहीं। तो देखिए कांग्रेस के स्तर से भी बहुत सारी कमियां, ऑर्गेनाइजेशनल कमी है। इसके अलावा मुझे लगता है कि आइडियोलॉजिकली कांग्रेस इज नॉट वेरी मच क्लियर अबाउट हाउ टू मूव ऑन फ्रॉम हियर। उसको पता ही नहीं कि कांग्रेस को कौन सा स्टैंड लेना है। सामाजिक न्याय की बात जरूर राहुल गांधी कर रहे हैं, लेकिन इस सामाजिक न्याय की जो पूरी जो विचारधारा है, किन तत्वों से और किन हालातों से आगे बढ़ेगी, इसमें कौन सी चीज को सपोर्ट करना, किन सब चीजों को विरोध करना, अभी स्पष्टता नहीं आई है। फिर भी मुझे लगता है शनै शनै चीजें एक दिशा में जा रही है और एक कोशिश है भाजपा के द्वारा कि राहुल गांधी, सोनिया गांधी तो वैसे भी आज के डेट में राजनीति में लगभग अपने को किनारे कर चुकी, लेकिन ये राहुल गांधी के खिलाफ ही एक हमला है, सुनियोजित हमला है, षड्यंत्र है। और भाजपा के जितने भी टट्टू नेता हैं वो सब एक साथ राहुल गांधी के ऊपर पिल पड़े। जी मनोरमा जी। ठीक है मनीष जी, आप रह गई थी आपकी बात, अगर पूरा करना चाहें अपनी टिप्पणी को, उसके बाद फिर हम संजीव जी के पास आएंगे। सुनी नहीं, अनम्यूट करें? नहीं ठीक है आपका म्यूट अनम्यूट का चक्कर होता है। जी ठीक है, अब ठीक है, अभी ठीक है, अभी ठीक है। तो मेरी बात क्या उस समय सुनाई नहीं पड़ी थी जो मैंने बात कही थी? हाँ, इसमें बहुत छोटा सा आपकी आवाज डिस्टर्ब होकर आ रही थी, थोड़ी सी फ्लक्चुएशन थी, ठीक थी, लेकिन सुना। हाँ, तो अगर कुछ रह गया हो या जो भी हो, मेरा ये कहना था कि बेसिकली ये जितने ईडी को लेकर के तो अभी अखिलेश यादव ने भी एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठा दिया है। आपने ध्यान दिया होगा, उन्होंने कहा कि
ईडी को तो कांग्रेस ने ही क्यों बनाया था, और उन्होंने कहा कि मैं तो सलाहकारों से और सलाह लिया, बहुत सारे जो इकोनॉमिस्ट और इसके कानून के जानकार हैं, तो ये क्या बोलते हैं, ये ऑलरेडी जो है पहले से उसके लिए कानून था, ईडी की कोई जरूरत नहीं थी, और ईडी को ही खत्म कर देना चाहिए, ये एक सवाल उन्होंने खड़ा किया है अखिलेश यादव ने। अब वो कांग्रेस पे अटैक करने के लिए कर रहे हैं कि वो बीजेपी पे अटैक कर रहे हैं, ये थोड़ा भी और समझ में आएगा ये कहाँ वो अटैक करना चाहते हैं। लेकिन ये सवाल अब देश में थोड़ा शुरू हो गया है। पीएमएलए कानून जो है उसके बारे में भी ये डिबेट शुरू हो गई है कि वो राजनीतिक प्रतिद्वंदियों के खिलाफ उसके 99% मसले, जो जितने पॉलिटिकल केसेज हैं, पॉलिटिकल लोगों पे जितने केसेज हैं, उसका 99% भाजपा के जो विरोधी लोग हैं उनके खिलाफ ही उसका इस्तेमाल हुआ है, और उसका कन्विक्शन जो स्थिति है वो 1% से भी कम है, 0 पॉइंट कुछ है इस तरह का। तो ये सवाल तो अब खड़ा हो गया है ना। दूसरी बात ये है कि इसमें एक और पहलू इसमें थोड़ा है कि सुप्रीम कोर्ट का भी बहुत टेक ओवर नहीं कर पाई है बीजेपी, बार बार वो बात आ जा रही है थोड़ा, जैसे अभी तमिलनाडु वाले मसले में आ गई, या कई ऐसे मसले आ रहे हैं जैसे, और उसमें ये वक्फ वाले पे ही जैसे इन पे सवाल आ रहा है, कहा था ना वक्फ वाले पे भी मैं अभी कंफर्म नहीं हूँ, वो कुछ अभी अंतरिम था तो मीठा चल रहा है, उसको लेकर इसमें तो आ गया ना कि जैसे अमित शाह ने संसद में कहा था कि हमने इस तरह से तैयार किया है कि इसमें कोई भी जो है सवाल नहीं उठ सकता है, तो सवाल जो उठा है तो जेपीसी के जो जी, इसमें 3 बातें बड़ी महत्वपूर्ण है वक्फ में। पहला, वक्फ बाय यूजर, दूसरा स्टेटस ऑफ डिस्प्यूटेड वक्फ टिल द फाइनल सेटलमेंट बाय कलेक्टर, और जो तीसरी बात ये है रिप्रेजेंटेशन ऑफ नॉन मुस्लिम इन द, ये 3 चीजों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सबसे ज्यादा हम इस पे बात कर चुके हैं, मेरा जगदम्बिका पाल है, तो जगदम्बिका पाल ने अभी ये चैलेंज दिया है कि मैं मतलब ना, हाँ उन्होंने चैलेंज दिया कि 2 दिन में क्या साबित करने के लिए कि जब सुप्रीम कोर्ट और इससे बात की जा रही कि इस तरह से तैयार हुआ है कि जिसमें क्योंकि बहुत दावा किया संसद में, अमित शाह के द्वारा दावा है कि हमने इसको इस तरह से तैयार किया कि इसमें कोई भी लूप होल नहीं है, कुछ नहीं है, और जब अदालत ने इस पर, सुप्रीम कोर्ट ने जब ये 3 सवाल आगे रखे हैं तो इसके बाद की मैं ये बात कर रही हूँ। ठीक है, हम आप अपनी बात पूरी कर लें, अगर अनम्यूट इसको लेकर के भी हम लोग किसी निष्कर्ष पे नहीं आना चाहिए। हाँ। ये अभी अंतरिम से भी पहले की बात है, अंतरिम आदेश भी अभी नहीं है, अभी 7 दिन का फिर वो समय दिया गया है, तो इसको लेकर बहुत हम लोग आश्वस्त नहीं होना चाहिए। बहुत सारे ऐसे केसेज हैं हम लोग के सामने जिसमें शुरुआती दौर में कोर्ट का जो नजरिया रहा है वो जनता को खुश करने वाला नजरिया रहा है, लेकिन जब फाइनली फैसले की तरफ जाते हैं तो बात हो जाती है। तो इसलिए बाबरी मस्जिद का केस है हम लोगों के सामने, और लेकिन मेरा ये कहना है कि अभी कोर्ट को, अभी जो न्यायपालिका है उसको अभी बहुत फाइनल कंट्रोल करने की स्थिति में नहीं है। अभी उनको बार बार टकराव हो जा रहा है, जैसे सबरीमाला के मामले में आपने देखा कि अमित शाह ने पूरा धमकाया कोर्ट को ही कि अगर आप इस पे ऐसे नहीं करेंगे तो इसको हम नहीं मानेंगे, उस तरह का। या अभी जो उपराष्ट्रपति ने अभी धमकाया है एकदम, वो जिसको संजय सर कह रहे थे जिस बात को कि जिसको जिसको धनखड़ जी ने जो कहा है न्यूक्लियर, ये लेकिन हाँ, लेकिन उन फैसलों को बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं, वो बहुत तीखा अटैक कर रहे हैं उसके जरिए, आप देखिएगा। तो अभी उसको ओवरऑल टेक ओवर नहीं कर पाए हैं, और इस वाले मामले में भी उनके साथ संकट ये है कि उनको जेल नहीं भेज सकते हैं अभी पॉलिटिकली, वो अभी उनकी वजह से अभी वो सोनिया को, राहुल को या कोई इस तरह की कार्रवाई में नहीं जा सकते हैं। वो अभी ये अभी उनको इसको बनाए रखना है परिवारवादी पार्टी के बतौर, भ्रष्ट पार्टी के बतौर, वो जो उनका एक राजनीति है उसको बनाए रखना है। लेकिन जैसे आप देखिएगा कि कई बार जब एक के खिलाफ उल्टा सब चीज करने लगता है तो आपको पॉलिटिकल नुकसान होने लगते हैं। इन सारी कार्रवाइयों को, जैसे मैं देख रही हूँ कि अभी जितनी कम्युनल कार्रवाइयां किसी दौर में हिंदू पक्ष कार्रवाइयां मानी जाती थी, अभी वो बहुत बड़े दायरे में कम्युनल कार्रवाई के बतौर देखी जा रही है। तो उसी तरह मैं कह रहा हूँ कि ये जितना राहुल गांधी के खिलाफ जो पहली कार्रवाई थी
वो बहुत दूर तक उनके पक्ष में जाती थी। लेकिन राहुल गांधी के जो अभी छवि में एक जमीन आसमान का परिवर्तन आया है, अभी उनके खिलाफ जो भी कार्रवाई है, सोनिया जी के खिलाफ जो भी कार्रवाई है, वो बीजेपी के खिलाफ जाएगी। यानी वो देखिए, परसेप्शन का भी मसला होता है ना। आज के दौर में परसेप्शन जो है राहुल गांधी का, सोनिया जी का परसेप्शन बहुत बदल चुका है, समाज में बहुत चेंज हुआ है। और बल्कि आप कह लीजिए कि वो केवल ऊपरी हिस्से में समर्थन नहीं है, वो बल्कि उससे कई गुना ज्यादा, जो आप देखिएगा कि वो जो पिछड़ा दलित हिस्सा है, उसमें ज्यादा उनके प्रति बहुत सकारात्मक छवि है। और उनके ऊपर किसी तरह का अटैक बीजेपी को बहुत नुकसानदायक लगेगा, बहुत ही उसको नुकसान में ले जाएगा। जैसे कि देखा होगा आपने, योगी का जो स्टेप है, ये जो मसला ध्यान दीजिए अगर, ये जो ये करणी सेना बनाम रामजी सुमन वाला, ये वाला, ये बीजेपी को वहां बहुत नुकसान करेगा। योगी की मैंने ठाकुरों का एक नेता को बतौर स्थापित करने की तरफ योगी ने अपने अंदर की राजनीति के चलते उन्होंने ये किया है कि योगी जी जो है कुछ भी हो जाए, एक इस मामले में सफल हो गए कि उत्तर भारत के जो वो जो राजपूत कम्युनिटी है, उसके वो स्टैब्लिश नेता को बतौर रखने को वो उनको करना था। एक आज के बयान के बाद तो और भी, जबकि कहा करणी सेना के जो अध्यक्ष है उसने कहा है कि अखिलेश यादव की हत्या करने की बात जो है ये आज कहा, तो उसके बाद जो है देखते हैं कि भाजपा का नुकसान होगा। बीजेपी का आपने ध्यान नहीं दिया होगा या ध्यान दिया होगा, रामजी सुमन ने फिर एक बयान दिया है, और इंद्रजीत सरोज, ये दोनों उन्होंने माफी नहीं मांगने के बजाय, हाँ, हमने उसकी बात भी की थी। बिल्कुल, तो वो अपने स्टैंड पर कायम है और आगे की बात की है उन्होंने। ठीक है, हम संजीव जी के पास। संजीव जी, एक टिप्पणी भी एल.आर. भारती की थी कि बहुजनों को परेशान करने के लिए कांग्रेस ने जो है ईडी बनाया था, लेकिन इसको इस तरह से नहीं, कांग्रेस ने तो बहुत कुछ किया था। कांग्रेस ने आरटीआई भी दी थी, जिसके तहत ही सिर्फ मोदी की डिग्री के लिए 70 से ज्यादा आरटीआई मतलब दायर किए गए, और जिसमें जवाब नहीं मिला आज तक। तो उसको निष्प्रभावी बनाने का भी काम किया। इलेक्शन कमीशन जिस तरह से जो है अपनी फुल कैपेसिटी में जिस तरह से काम किया, और भारत के में जो इलेक्शन कमीशन का इकबाल बना उसी दौर में बना था, तो ये तमाम चीजें भी तो कांग्रेस ने किया था। और जो भारत के लोकतंत्र के जो भी ढांचे हैं उसको वो मजबूत कर रहा था, आगे ले जा रहा था, सिवाय इसके कि हम यूएपीए और इन सब की बात करें, जिसका कि मोदी सरकार ने और भी ज्यादा दमनकारी तरीके से इस्तेमाल किया है। हालांकि हम यूपीए को भी इसके लिए क्लीन चिट नहीं दे सकते, बनाया भी इसीलिए गया था, और उनके दौरान, उनके शासन के दौरान भी इसका ऐसे ही इस्तेमाल किया गया था। ठीक है, उससे और 100 डिग्री आगे बढ़ के भाजपा इसका इस्तेमाल कर रही है। आप तो उस टिप्पणी के संदर्भ में भी संजीव जी आप अपनी टिप्पणी करें, अगर वो फ्लैश हो सकता है तो उस टिप्पणी को दिखा भी दे शाकिब। देखिए मनोरमा, जो अच्छी चीजें हैं और जिससे इस सरकार को नुकसान है, उसको वो क्यों कंटिन्यू करना चाहेगी। निश्चित तौर पे राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट एक ऐसा एक्ट रहा है जो बेहद जरूरी एक्ट था और लोकतंत्र को जिसने मजबूत किया, लेकिन उससे कांग्रेस ने अपनी सरकार गंवाई, क्योंकि आरटीआई ने 5, 6 साल, 8 साल में मेरा इस हिसाब से कहिएगा तो आरटीआई एक्ट हमारे विश्वविद्यालय में पहला एप्लीकेशन मेरा गिरा, डिपार्टमेंट जो है उसके बाद खुला, और आईओ उसका, ये पीआईओ कहलाते थे, पीआईओ उसके बाद डिसाइड ये हुए, निर्धारित हुए। तो आरटीआई से बड़ा अच्छा रिश्ता था, बहुत सारे हम लोग डॉक्यूमेंट निकाल लेते थे, एचआरडी मिनिस्ट्री से निकाल लेते थे, प्रेसिडेंट हाउस से निकाल लेते थे, नोटशीट निकाले हैं हमने, अब आप निकाल के देख लीजिए जरा सा। तो किसी भी सूरत में ये इसको आप बनाए रखेंगे तो उनको नुकसान हो जाएगा, तो वो क्यों बनाए रखेंगे। लेकिन जो दूसरी चीजें जो कांग्रेस के दौर में हुई हैं, एक बात और बता दूं मनोरमा, नेशनल हेराल्ड से भी एक रिश्ता है कि हम भाई वहाँ रेगुलर लेखक रहे हैं, तो एक थोड़ा सा हो जाता है जब नेशनल हेराल्ड का नाम आता है, तो एक होता है कि भाई ये बड़ा गड़बड़ हो रहा है। लेकिन अपार्ट फ्रॉम इट, हम लोग तटस्थ यहाँ तो कम से कम हो ही सकते हैं। हमने कहा कि जो चीजें हुई हैं सब लोग जान रहा है और इसमें कोई गिरफ्तारी वगैरह होनी नहीं। लेकिन अब सवाल यही कि ये जो प्रसंग अखिलेश यादव ने उठाया है कि आपने ईडी बना दी थी और ईडी बनाने के बाद उसका नुकसान अब आप ही को नुकसान हो रहा है, वो भस्मासुर आपने रचा और अब आपके सिर पे हाथ रख रहा है, ये कुछ ऐसी घटना घटने जा रही है। तो ये एक मसला है। लेकिन अब दूसरा सवाल है
कि अब इतिहास में जाके तो अंडू नहीं किया जा सकता। इन्होंने जिन्हें भी तंग करने के लिए लाया होगा, अब राहुल गांधी तो अंडू नहीं कर सकते ना, अब तो उनको प्राइम मिनिस्टर बनना पड़ेगा, और प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए ये जो भेजा इस्तेमाल हो रहा है तो उस पर एक स्पष्ट राय लेनी पड़ेगी, स्पष्ट धारणा बनानी पड़ेगी। अब देखिए फिर कांग्रेस की थोड़ी सी अब आलोचना हो जाएगी, जो हम करने जा रहे हैं। हमारे कई साथी मित्र आज एके नहीं आए हैं, एके को हम लोग मिस कर रहे हैं। पटेल साहब हैं, एलएस पटेल हैं रेगुलर, हम लोगों को कांग्रेस को लेकर के वो चिंतित, कुछ लोगों ने मुझे भी भाजपा का मतलब भाजपा ही करार दिया, टिप्पणियों में मैंने देखा था। तो थोड़ा चिंतित हो जाते हैं, लेकिन अब क्या करिएगा, 150 साल जिसने शासन किया हो, जिसके खाते में गांधी नेहरू पटेल हो और दावेदारी हो, तो उसके खाते में जो एंटी इनकम्बेंसी है वो भी तो उसी के खाते में जाएगी, गड़बड़ियां तो उसी के खाते में जाएंगी। तो ये जो किसके प्रसंग में बोल रहा था, ईडी के गठन के प्रसंग में बोल रहा था। हाँ। तो अब आप अंडू नहीं कर सकते, लेकिन कुछ चीजें कर सकते हैं। जैसे आप क्या कर सकते हैं, तो जब आप दिल्ली में लड़ रहे थे और केजरीवाल को अंदर किया गया, तो जब इंडिया अलायंस पे आप हाथ उठा रहे थे तो आपने कहा कि ये बुरा हो रहा है, और थोड़े ही दिनों बाद जब आप चुनाव लड़ने लगे तो कहा कि अच्छा हो रहा है। तो पलट के अब आम आदमी पार्टी वाले कह रहे हैं कि अब तो अच्छा हो रहा है, चार्जशीट दाखिल कर दिया तो आप अंदर क्यों नहीं कर लेते। ये हो रहा है, अखिलेश जी इधर कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी ने कहा कि अब अंदर करो, अंदर कोई नहीं होने वाला, ये तो क्लियर कट है। लेकिन मैं आप पॉलिटिक्स कर थोड़ा डिस्कस कर रहे हैं। आप दिल्ली में केजरीवाल से लड़ते रहते, ये मुद्दा नहीं उठाते, आपके प्रवक्ताओं ने, तमाम लोगों ने वो जो किया, तो अब आप पर आम आदमी पार्टी हमलावर है। अब अखिलेश यादव को जो चीजें लग रही हैं, सपा का जो संघर्ष हो रहा है, तो वो वहां पे चीजें हो रही हैं। तो थोड़ा अब जो राहुल गांधी कर सकते हैं, ये पॉलिटिक्स में वहां ईडी तो बाद में खत्म करेंगे। एप्सपा कानून जो था, जो वो भी तो कांग्रेस ही लाई थी, आप जानते हैं कितना लंबा आंदोलन किया, तो वो सब चीजें हैं। लेकिन अंडू करने की जगह आवाज कहीं से आ रही है, जी मनीष जी, आप ही की आवाज इको हो रही है, अंडू करने की डिवाइस पे चल रहा होगा उसको, अंडू करने की जगह आपको पॉलिटिकल कॉन्शसनेस बनाना होगा कि ईडी का बेजा इस्तेमाल हो रहा है। गठन हुआ था, लेकिन अब बेजा इस्तेमाल हो रहा है। एक, अब बाकी चीजें, जैसे कांग्रेस जब चाहती है तो ऐसा नहीं कि नैरेटिव नहीं बनता है। हेमंत जी ने थोड़ी नैरेटिव बनाया है कि, या संजीव टंडन ने, मनीष जी ने, या हम आपने, वाशिंग मशीन वाला नैरेटिव कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने बनाया जी। हम आपके सबके जुबान पर है ना, हम बात करते हैं ना कि अजित पवार का क्या है, जो कि करोड़ों का घोटाला, और आप यहाँ जाते हैं। तो ऐसे ही एक नैरेटिव बनाना चाहिए। नैरेटिव के अलावा ठोस स्टैंड, कांग्रेस से बहुत उम्मीदें हैं, राहुल गांधी से भी बहुत उम्मीदें हैं। तो अपने किए कराए का जो जिस कारण से भी किया हो, लालू जी को करने को किया हो, मुलायम सिंह जी को करने को किया हो, जिसको भी बंद करने को किया हो, जिसको भी अंदर करने को किया हो, लेकिन फिलहाल अभी जरूरत है एक कहीं कहीं किसी मुद्दे पर एक कॉन्शसनेस बनाने का। मनोरमा जी, जैसे ईवीएम भी कांग्रेस ने लाया, लेकिन ईवीएम पे क्या ठोस स्टैंड लेना है, इसका एक कॉन्शसनेस बना, एक कॉन्शसनेस भी और कॉन्शसनेस सब सारी चीजें एक साथ बनाना पड़ेगा। जी जी, ठीक है। हम वापस हेमंत जी के पास आते हैं। हेमंत जी, आप अब आगे जो है इस पूरे मामले को राजनीतिक जो है एक बदले की भावना से कांग्रेस जैसे कह रही है, और कल बैठक भी होने वाली इस मामले में, और आगे इस पर किस तरह से कांग्रेस एक्शन लेगी, पूरे देश भर में इसके बारे में चर्चा होगी। तो कल सामने आएगा कि कांग्रेस इस मामले को कितना आगे लेकर के जा रही है और क्या उसकी रणनीति है। लेकिन इस बीच कांग्रेस की और सारी भी व्यस्तता है, तो जाहिर है ये कहा जा रहा है कि जो है इस पर अभी मतलब गिरफ्तारी की नौबत अभी नहीं आएगी, लेकिन हाँ, परेशान करने की बात जरूर है। तो आप इसको ये भी देख रहे हैं कि बिहार को लेकर के जिस तरह से कांग्रेस और महागठबंधन सक्रिय हुआ है, तो वो एक रोकने की कोशिश के तौर पर आप इसको देख रहे हैं कि उनकी गतिविधियां चूंकि इधर इस मामले में जाएंगी, तो इस तरफ में उसका असर होगा, और इससे फर्क सच में पड़ेगा बिहार के उसमें अभियान में, चुनावी अभियान में।
देखिए, मैंने पहले भी ये कहा कि ये पूरा प्रकरण जो है उसमें राजनीति एक बहुत बड़ा मुद्दा है और बिहार का चुनाव भी इसमें साफ साफ दिखता है। लेकिन उसमें एक चीज जो संयोग से वो इससे जुड़ता हुआ मामला है, इसलिए मैं कहना चाह रहा हूँ कि कांग्रेस जो बिहार में जिसके बारे में कहा जा रहा है कांग्रेस अब मजबूत हो रही है और कांग्रेस अब ए टीम बन करके लड़ेगी। अब बताइए कि कांग्रेस के लोगों ने जो प्रदर्शन किया पटना में, 50-60 लोग थे उसमें, सब नेता ही थे उसमें। तो जो कांग्रेस मजबूत हो गई थी, क्या हो रही है कन्हैया के कारण और दूसरे लोगों के कारण, तो कितने लोग एक सेकंड हेमंत सर, एक बीच में केवल टोक दे रहा हूँ। एल.एस. पटेल हमने बोला है, ये इसके पहले लगता है हेमंत जी ने भी बोला था, अजित पवार का प्रसंग लिया है। बहुत प्रेम में क्या होता है ना, ज्यादा प्यार करिएगा तो दिक्कत होगी, थोड़ा थोड़ा बैलेंस में रहिएगा तो हम सबको भी सुन पाइएगा। जी जी, सॉरी हेमंत जी। कोई बात नहीं। तो मैं ये कह रहा था कि इसको मैं दूसरे ढंग से नहीं ले रहा हूँ, सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि आपको अपने इन मुद्दों के खिलाफ जो आपके खिलाफ लाए खड़े किए जाते हैं उसको लेकर के आपके अपने पार्टी कतारों के भीतर कितना आक्रोश है होना चाहिए, उस पर कितना स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होना चाहिए, उसको लेकर किस तरह की गैदरिंग होनी चाहिए, ये दिखना चाहिए। तो अगर ये क्या इसमें सिर्फ टोकनिज्म चलेगा कि आपको कोई मुद्दा दे दिया गया तो आप उस पर पदयात्रा कर लेंगे, फिर उसके बाद कोई मुद्दा आ जाएगा तो फिर कुछ काम कर लेंगे, लेकिन कंसिस्टेंसी तो होनी चाहिए। जिस तरह के आपके दो बड़े नेताओं को घेरा जा रहा है, पूरी पार्टी को डिस्क्रेडिट करने की कोशिश की जा रही है, तो उसमें पार्टी किस तरह से, खास करके जो इलेक्शन स्टेट है बिहार, जहाँ जो चुनावी साल में चल रहा है, वहां तो इस तरह के प्रदर्शनों में लोगों की भीड़ आनी चाहिए। तो खैर ये नहीं आई, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जो जिस तरह से इस मामले में धनखड़ साहब, बाकी लोग जो रिएक्ट कर रहे हैं और बीजेपी के तमाम नेता, खास करके वक्त वाले मामले में जिस तरह से इनका रिएक्शन आ रहा है नेताओं का कि ये बिल पास हो गया हुआ है और जान लीजिए इसका विरोध करना ठीक बात नहीं है। बिल के विरोध में इस देश में बड़े बड़े आंदोलन हुए, इस बिहार में प्रेस बिल के खिलाफ बड़ा आंदोलन हुआ और जगन्नाथ मिश्रा मुख्यमंत्री थे, उनको प्रेस बिल वापस लेना पड़ा था। और आप कहते हैं कि बिल पास हो गया तो कुछ नहीं बोलिए। मैं यह बात इसलिए कह रहा हूं कि जिस तरह से ये धमका करके जब मन करेगा तो कोर्ट को धमकी देंगे, जब मन करेगा तो पुलिस वालों को धमकी देंगे, और धमकी दिलवा करके आपने माहौल ऐसा बनाया हुआ है कि अब पुलिस वाले जो है बीजेपी के स्पोक्स पर्सन, बीजेपी के कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं। अभी मुजफ्फरपुर में एक पत्रकार के ऊपर केस हुआ है, सिर्फ इस नाम पर केस हुआ है कि एक इलाके में डकैती की खबर आई, उसने अपने वेबसाइट, उसने अपने यूट्यूब चैनल पर ये खबर चला दी। उसके बाद उसको कहा गया कि ये झूठी खबर है, इसको तो उस तत्काल खबर को हटा भी दिया, लेकिन उसके बावजूद उस पर एफआईआर हुआ है। तो ये उदाहरण इसलिए मैं दे रहा हूं कि आप कितना ईमानदार समाज बनाना चाहते हैं, आप किस तरह का, तो आपकी कोशिश है कि विपक्ष को कैसे नेस्तनाबूद किया जाए, उसके लिए आप तमाम हथकंडे अपना रहे हैं। अब सवाल ये उठ जाता है कभी कभी, जैसे कि अखिलेश यादव कह रहे हैं कि ईडी तो कांग्रेस ने ही बनाया था। आपसा के बारे में अभी संजीव जी जो कह रहे हैं, उस दौर में कितने सारे सवाल उठे, कई लोग तो उसी दौरान जेल गए थे, और आदिवासी इलाकों में और खास करके नॉर्थ ईस्ट में तो उसका बहुत ज्यादा उस कानून का उल्लंघन हुआ नॉर्थ ईस्ट के इलाके में। तो ये एक जो पूरी कांग्रेस के साथ जो एक लीगेसी है वो तो है ही, लेकिन अभी जो स्थिति है उसमें साफ है कि बीजेपी अपनी सरकारों को, अपनी एजेंसियों को, और इससे भी ऊपर उठ करके जो लोग ऐसे पदों पर बैठे हुए हैं जिनको अपनी पद की गरिमा का कोई ख्याल ही नहीं है, जैसे अब जो उपराष्ट्रपति धनखड़ साहब है, उनका संयोग से आज इंडियन एक्सप्रेस में मुझे लगता है बहुत दिनों के बाद उस तरह की का एडिटोरियल पर पढ़ने पर वाले खाया है, जिसमें कि धनखड़ साहब की अच्छी खासी मजम्मत की गई है। ऐसा अभी हाल के दिनों में नहीं हो रहा था, ये अचानक पता नहीं क्या हुआ है जो इस तरह की इतनी तीखी आलोचना करती हुई। टाइम्स ने भी किया है और एक्सप्रेस का भी एडिटोरियल था जो कोई भी इनके पक्ष में नहीं है। जी, तो आप इससे ये समझने की जरूरत है कि आप, इसका मतलब कि आप न्याय को किस तरह झुकाने की कोशिश कर रहे हैं।
कि वो किसी के साथ न्याय हो, न्याय संगत निर्णय हो, ये नहीं है। आपको आपकी कोशिश है कि नहीं हम जो चाहेंगे वही होगा। तो इसलिए नेशनल हेराल्ड वाले मामले पर मैं अंतिम तौर पर ये कहना चाहता हूँ कि यह पॉलिटिकल वेंडेटा इसमें अधिक है, और सुब्रमण्यम स्वामी तो इसको कई बार साबित कर चुके हैं। तो ये कांग्रेस का हाथ पांव बांध करके और उनको कहना कि आप तैरिए, वही स्थिति है कि कांग्रेस का हाथ पांव बांध करके उनको तैरने के लिए तालाब में, नदी में आप छोड़ना चाहते हैं कि आप तैर के निकलिए। ये कोशिश की जा रही है, और इस कोशिशें लगातार पिछले दिनों हुई है, और उसमें सबसे एक्सट्रीम तो था राहुल गांधी की सत्ता लेना। अब उसमें ये लगातार कोशिश हो रही है कि उनको फिर से कुछ नया मामला में उनको कुछ ऐसा कोर्ट से कुछ करवा दिया जाए ताकि फिर से कुछ उनकी सत्ता चली जाए। तो ये कोशिश चलती रहेगी। मुझे लगता है कि ये एक राजनीतिक लड़ाई का हिस्सा बन गया है, और वही इसीलिए मैं कह रहा था कि आपको अपनी ताकत को, अपनी पार्टी को के आधार को कितना मजबूत करना पड़ेगा ताकि ऐसे मामलों से निपटे आप। अगर 50 नेता आपका झंडा लेकर प्रदर्शन करता है, उसके अगर 20-20 समर्थक आ जाते तो 1000 लोग सड़क पर होते जी। लेकिन 50 नेता अपनी अपनी गाड़ियों से, घरों से निकले और एक जगह जमा हुए और उन्होंने झंडा लेकर के प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। अरे यार, इस प्रदर्शन से क्या होने वाला है? अपने साथ कम से कम फोन करके भी 10-20 लोगों को ले आते तो संख्या हो जाती 500 से ऊपर, 1000 के आसपास हो जाती। ठीक है, चलिए मनीष जी के पास आते हैं। मनीष जी, इसी सवाल को थोड़ा सा और आगे बढ़ा लेते हैं। जैसे कि हेमंत जी कह रहे थे कि प्रदर्शन और इन सबको मुद्दों को आगे बढ़ाना होगा, और तो क्या हम मान सकते हैं कि ये विपक्ष के द्वारा इस मुद्दे को आगे नहीं बढ़ाना ज्यादा बड़ी समस्या है? दूसरा ये कि ऐसे ही मसलों पे कांग्रेस के साथ और तमाम विपक्षी दल आते हैं कि नहीं? जैसे कि भाजपा पे हमलावर होने के और मसले होते तो आते हैं, लेकिन अब जैसे ये स्पेसिफिकली सिर्फ कांग्रेस को टारगेट करता हुआ मसला है, लेकिन इस पर अखिलेश यादव का, ममता बनर्जी का या आरजेडी के भी नेता का, ये सब लोगों का इसके पर साथ आना इसको एक एज दे सकता है। तो क्या ये संभव है कि नहीं? और कांग्रेस जो है, भ्रष्टाचार के तमाम मसले भाजपा पे हैं। दोनों चीज, इस विपक्ष को इसके द्वारा नहीं आगे बढ़ाने का मसला ज्यादा है, या फिर लोगों में स्वीकार्यता है भाजपा के या मोदी शाह के भ्रष्टाचार की? देखिए, मैं बार बार कह रहा हूं कि अखिलेश जी ने जो सवाल उठा दिया है, वो जिन भी कारणों से उठाए हों, लेकिन जैसे कांग्रेस बहुत सारे सवालों को एक्सेप्ट कर रही है कि हमसे ये गड़बड़ी हो गई, हमने ये नहीं किया। हम राहुल गांधी बार बार, आप ध्यान दे रही होंगी कि कई जगहों पे वो अपने पिछले दौर के कांग्रेस के भी कई चीजों को लेकर के एक एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो आज के दौर में अगर ये जितने तरह के काले कानून हैं, इसको लेकर के अगर सीरियसली कोई एक विपक्ष में इंडिया गठबंधन का एक सीरियस एजेंडा बने, ये बल्कि उसका एक सकारात्मक कह लीजिए कि जवाब हो सकता था, ये बल्कि पलटवार हो सकता था। यूएपीए है, अफस्पा है, जो आप देखिए पूरे पूर्वोत्तर भारत में, कश्मीर में अभी भी वो कंटिन्यू कर रहा है। यूएपीए है, किसी दौर में टाडा था, पीएमएलए है, ये ईडी है। ये एक मौका था आपके पास कि जितने डेमोक्रेसी में इस तरह के कानूनों के लिए, इस तरह के काले कानूनों के लिए कोई स्पेस कतई नहीं होनी चाहिए। हम एक नए तरह का, हम वास्तविक एक डेमोक्रेसी बनाना चाहते हैं। और इसमें आप, जिस पर अभी मैं देख रहा था यहाँ पे लोग भीमा कोरेगांव का वो दर्ज कर रहे हैं लोग, वो जो आउटसाइड पैनलिस्ट हैं वो बार बार इसमें ला रहे हैं। और यूएपीए का जितना गंदा इस्तेमाल इस देश में हो रहा है, जितना घृणित किस्म का इस्तेमाल है, तो ये तो कोई बीजेपी लेके आई नहीं थी। ये आज के दौर में बीजेपी चूंकि एक खास तरह की राजनीति करती है, तो वो उसका बहुत ज्यादा एक संगठित इस्तेमाल कर रही है। आपने बहुत कुछ उसको टेम्पोररी इस्तेमाल करने का एक आपने तरीका लिया था। बहुत सारे राजनीतिक, आपने भी कोई बहुत उसको सकारात्मक ढंग से नहीं था, आपने भी उसको एक बहुत टेम्पोररी किस्म का, बहुत छिटपुट ढंग से टारगेट करने का चीजों को आज एक्सेप्ट कर लीजिए ना भाई, आज इसको एक्सेप्ट करिए। तो जितनी इस तरह के कानून इस देश में है, जो किसी भी, जिसको आप बोलते हैं कि बहुत दुनिया का बड़ा लोकतंत्र है, एक भारत एक बहुत लोकतांत्रिक देश है, तो उसमें इस तरह के कानूनों की जरूरत क्यों पड़ रही है? ये सवाल, अगर एक बुनियादी सवाल, अगर ये हिम्मत है अगर कांग्रेस में, ये इंडिया गठबंधन में, ये अगर इस सवाल को सीरियसली एक अपने एजेंडे में ले आए और आने वाले दौर में उसको अपना एक सीरियस एजेंडा बनाए, ये बड़ा सवाल है। अगर इस दिशा में नहीं बढ़ते हैं कि वो केस टू केस लड़ते रहेंगे, वो उसका, और जनता में इसको लेकर के बहुत नकारात्मक बातें हैं। इन कानूनों का बहुत, कह लीजिए कि जबरदस्त इसके खिलाफ एक गुस्सा है लोगों में,
इन कानूनों के इस्तेमाल का, और ये पूरे देश में हो रहा है। तो इसमें आप देखिए कि अगर इसको एजेंडा बनाएंगे तो देश में इसको बहुत ज्यादा लोकप्रिय समर्थन मिलेगा। इस बात को हम लोग को समझना है, मासिक में इसको बहुत समर्थन मिलेगा। लेकिन वो इसको अभी जैसे बहुत सारे मामलों में विपक्ष बिखरा हुआ है, और इस मामले में भी हमको नहीं लगता है कि ये इसको एजेंडा बनाएंगे और इसको एक्सेप्ट करेगी। और इसका नेतृत्व कांग्रेस को करना होगा, इसका नेतृत्व कांग्रेस को करना होगा, क्योंकि ये सारे कानून जो है उसी के दौर में आए हैं। तो अगर वो ईमानदारी से, राहुल गांधी इसको अगर स्टैंड लेते, उसको एक्सेप्ट करते और फिर इंडिया गठबंधन का एजेंडा बनाते कि इसका बहुत गलत इस्तेमाल हुआ है, उसके हजारों उदाहरण है आपके पास, उसको लेके आते और इसके खिलाफ एक इंडिया गठबंधन का एजेंडा बनता। नहीं तो बस इतना इसको देख रहा हूं कि अगर इस रूप में इसका उपयोग नहीं किया गया तो ये चलता रहेगा। ये ठीक है, अभी किसी तरह राहुल जी बच जाए, किसी तरह सोनिया जी बच जाए, किसी तरह कांग्रेस बच जाए, बीजेपी फिर किसी दूसरे रास्ते पे बढ़ेगी, तीसरे रास्ते पे बढ़ेगी, यही होगा। तो मूल बात यहाँ है कि बीजेपी जो कर रही है उसके बहुत केस टू केस लड़ने के बजाय उन बुनियादी मुद्दों को, उन बुनियादी सवालों को अगर एजेंडे में लाया जाए। जैसे मैंने देखा, को अंतिम बात कहते हुए मैं बंद करूंगा, ईवीएम को ऐसा लगा था जब खड़गे जी ने जब महाराष्ट्र चुनाव के बाद जब ईवीएम के बारे में जब सामने आए, वो हमको लगा कि वो बहुत सीरियसली टैकल करने जा रही है कांग्रेस, लेकिन खबर हो गया एकदम, वो मतलब वो गायब हो गया मुद्दा। मैंने पहली बार थोड़ा लगा, उठाते तो हर बार वो इस बात को लेके आए थे कि देश भर में इसको हम एजेंडा बनाएंगे, तो कहाँ एजेंडा है भाई, वो तो गायब हो गया ना, वो प्रश्न गायब हो गया। कि वो बहुत कह लीजिए कि बहुत ऊपरी और छिछली किस्म की बातें हो रही हैं, और बीजेपी के लिए स्पेस इससे बना हुआ है, लगातार बना भी रहेगा। जी ठीक है, हम कंक्लूडिंग टिप्पणी के पास के लिए संजय सर आपके पास आते हैं। और ये तमाम चीजें आपने सुनी, और अनिमेश चौधरी को मनोरमा थैंक्स हमारी ओर से, यूट्यूब मेंबर बने हैं। जी ठीक है, मित्र है अनिमेश चौधरी, शुक्रिया अनिमेश जी। कहीं आवाज वो हो रही। तो जो अभी एक वीडैम का डेमोक्रेसी इंडेक्स जारी किया जाता है 2025 का, उसमें इंडिया की रैंकिंग बहुत गिरी है और 2017 से लगातार और डिक्लाइनिंग है। और इस साल तो बोला जा रहा है कि जो 1975 में डेमोक्रेसी का स्टेटस था भारत का, फिलहाल में वो स्टेटस है। तो ये अपने आप में भाजपा पर बहुत बड़ी टिप्पणी है, और ये आपातकाल की बात कर रहे हैं। हालांकि ये भी आयरनी है कि एक आपातकाल की बहस कांग्रेस के उसमें भी चली हुई है, जिसपे हमें बात भी करनी थी, बार बार संजीव जी याद दिला रहे हैं। तो हो सकता है हम लोग 1-2 दिन में प्लान करें, उस पर भी बहस करें हम। लेकिन सच मतलब जो हकीकत है वो ये है कि 1975 जिस आपातकाल को सबसे बड़ा ब्लॉट कहा जाता है भारतीय लोकतंत्र में, उसके बराबर पर अभी डेमोक्रेसी रैंकिंग जो है भारत की है। ये बहुत बड़ी टिप्पणी है, जिस ऑटोक्रेटिक वे में, अथॉरिटेरियन वे में, या फिर जिस तरह से तानाशाही तरीके से देश का रिजीम अभी चल रहा है। और ये उसमें जो विपक्ष की आवाज को, उसमें भी नेता प्रतिपक्ष को इस तरह से टारगेट करना, तब जबकि वो लगातार जब मुखर हो रहे हो, तमाम चीजें जो है वो आवाज उठा रहे हो इस समय। देखिए मनोरमा जी, शायद 146 रैंकिंग भारत की है इस समय डेमोक्रेसी की। 75 के समकक्ष इसको देखा जा रहा है। लेकिन एक फर्क बताता हूं कि उस समय अगर घोषित रूप से आपातकाल था, तो वर्तमान में अघोषित रूप से आपातकाल है। वो कैसे? वो इस एंगल से कि वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट अगर एक जुडिशियल काम कर रही है, एक संविधान समीक्षा या जुडिशियल रिव्यू का काम कर रही है, तो स्वयं उच्च पद पर बैठे हुए उपराष्ट्रपति और सभापति राज्यसभा के धनखड़ महोदय जिस प्रकार से आरोपित कर रहे हैं अपने ही संविधान को कि 143 क्या है वो न्यूक्लियर वेपन की तरह यूज किया जा रहा है, और वक्फ को लेकर जिस प्रकार से 3 सदस्यीय बेंच निर्णय दे रही है, जबकि 33 इस समय सुप्रीम कोर्ट में जजेस हैं, तो ये तो डेमोक्रेटिक नहीं है तरीका। तो अब एक थोड़ा सा ये भी समझ में आना चाहिए कि जब इंदिरा गांधी चुनाव जीती थी 1977 में, संभवतः वो
के चुनाव के पहले की बात, जब ये फैसला आया था आपातकाल के बाद, तो उस समय एक सदस्यीय बेंच ने फैसला दिया था और इंदिरा गांधी के मेंबरशिप को निरस्त कर दिया था। संभवतः कृष्णा अय्यर थे, सिर्फ एक व्यक्ति ने। और ये भारत के लोकतंत्र की खूबसूरती रही है। ये उस घोषित आपात के दौरान की घटना है जहां की एक जज भी उतना ही, उसके जजमेंट का उतना सम्मान किया जाता था, और आज स्वयं संवैधानिक पद पे बैठे हुए व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट के ऊपर सवाल खड़ा कर रहे हैं। ये यूं ही नहीं कर रहे हैं, इसके पीछे पूरी योजना है। 400 अगर ये पा गए होते तो आज संविधान का यह स्वरूप नहीं होता। चूंकि नहीं पाए तो संविधान के जितने उपबंध हैं उसको ये तोड़ रहे हैं, मरोड़ रहे हैं, उनके जो वैल्यू एस्पेक्ट है उसको किनारे लगा रहे हैं। तो आपातकाल और क्या है? ठीक है, आप घोषित नहीं कर रहे हैं। विपक्षी दलों को जिस प्रकार से आप कह रहे हैं कि अब आपको हम रहने नहीं देंगे चुनावी राजनीति में क्योंकि आपका हक नहीं बनता है, और क्यों? उसके लिए ग्रैंड नैरेटिव आपने जो खड़ा किया कि हमें तो हिंदू राष्ट्र बनाना है और आप लोग हिंदू है ही नहीं, यानी इस प्रकार की जब बातें होंगी तो ये आपातकाल से भी ऊपर वाली बात है। और आर्टिकल 25, 26 और तमाम ये जितनी भी चीजें, खासतौर से 12 से 35 का जो पूरा का पूरा ये जो फंडामेंटल राइट्स के क्लॉजेज हैं, अगर उसको देख लिया जाए तो चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। यानी फंडामेंटल राइट्स एज सच जो है, जो तमाम विभिन्न समूहों को, समुदायों को, धर्मों को जो मिलता है, कहाँ है? आज धीरे धीरे जिस प्रकार से कानून बनाए जा रहे हैं वह एक पक्षीय होता चला जा रहा है। सरकार सिर्फ और सिर्फ इमोशनल इश्यूज पे काम कर रही है, रियल इश्यूज पे काम कर ही नहीं रही है। क्या बेरोजगारी की बात कर रही है? किसानों की बात कर रही है? क्या वो इकोनॉमिक्स की बात कर रही है? नहीं कर रही है। मतलब कमाल की बात है, इतना बड़ा इस समय पूरे दुनिया में बवाल मचा हुआ और भारत सरकार के सारे मंत्री जो इन बेकार के मुद्दों पे सबकी जबान चल रही है और इस मुद्दे पे सब सारे लोगों के मुंह सिला हुआ, ये कैसा डेमोक्रेसी है? तो बेसिकली मूलतः ये है, इनको ये लगता है कि पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी या पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, ना, भारत की डेमोक्रेसी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी नहीं है, पार्लियामेंट है। भारत की कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी है, कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर जो अंततः सत्ता अंततः जनता के हाथ में। जी बिल्कुल, और कॉन्स्टिट्यूशन से ही पावर जो है वह सत्ता को, यानी सत्ता दल को भी है, विपक्ष को भी है, जनता को भी, और स्वयं इवन कोर्ट्स को भी है। कोर्ट भी संविधान के विरुद्ध जाकर कोई निर्णय नहीं दे सकता। तो ये छोटी सी चीज है जो सबको समझ में आनी चाहिए, और हम सभी लोगों को सिर्फ और सिर्फ संवैधानिक पद और उपबंधों के हिसाब से, उन्हीं के हिसाब से सोचना चाहिए, करना चाहिए। बहुत सारी कमियां हो सकती है, समय के अनुसार उसमें भी बदलाव होते रहते हैं और होने चाहिए। जी ठीक है, चलिए, तो इसका मतलब है कि लेकिन इन दिनों भाजपा बहुत सारे मसलों पर बैकफुट में जा रही है। जिस तरह से कांग्रेस को घेरने की कोशिश है, तो संभवतः अब वो स्थितियां नहीं है जो 2014 में भाजपा के लिए थी। जिस तरह से नॉन इश्यू को इश्यू बना करके भाजपा ने अपनी स्थिति, जो भाजपा खुद को सेंटर में लेकर के आई थी, तो स्थितियां उससे काफी अलग है। लेकिन फिर भी सवाल यह है कि सिर्फ कांग्रेस नहीं, बाकी विपक्ष जो है मिल करके इन मुद्दों को आगे लेकर जाता है या नहीं, ये बहुत हमारे जितने गहरे चिंता की बात है कि अभी का जो डेमोक्रेटिक माहौल भारत का है या संस्थान, उसके स्तर पर 1975 जो भारतीय लोकतंत्र पे एक ब्लॉट की तरह से काला धब्बा है, उसके स्तर पर अभी जो है हमारे लोकतांत्रिक संस्थान और इन सबकी फंक्शनिंग है, और इसको लेकर के विपक्ष जो है खामोश है। इसको लेकर के एक बड़े आंदोलन की जरूरत है, क्योंकि ये बात सिर्फ भाजपा से लड़ने की नहीं है, बात इस देश के लोकतंत्र को बचाने की भी है। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आभार, खास करके हमारे चारों मेहमानों का और आउटसाइड पैनलिस्ट आपका भी टिप्पणियों के लिए और साथ में बने रहने के लिए। हम कल फिर मिलते हैं किसी और मसले पर, तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिए स्त्रीकार।